जनाब चेयरमैन, शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, आपने कमाल मेहरबानी करते हुए अपोजिशन जमातों को एडिशनल वक्त दिया, जबकि उनका मुकर्रर करदा वक्त एग्जॉस्ट हो चुका था। लेकिन अच्छी बात, अच्छी पार्लिमानी रवायत है कि उन्हें भी बराबरी का और उससे बढ़ के उन्हें बोलने का और पार्टिसिपेट करने का हक दिया। मैं नहीं चाह रहा था कि किसी कंट्रोवर्सी में पड़ूं और गुजरे हुए जो पार्लिमानी प्रैक्टिस रही है गुज़श्ता 3 सालों से, इस पे बात करूं। लेकिन मेरे फाजिल दोस्त ने आगाज ही इसी बात पे किया और ब्लेम हुकूमती बेंचों को किया। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2018 में जब ये असेंबली मार्ज वजूद में आई, कायदे ईवान का इंतखाब हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुंतखब हुए। मुंतखब होने के बाद इस पार्लिमान को उनका पहला खिताब था और आज रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है कि जिस तरह की बदतरीन हुल्लड़बाजी, ताने, नाराबाजी और हुल्लड़बाजी की गई, शोर व गुगा बर्पा किया गया, ओदम मचाया गया और एक मुंतखब वजीर आजम को सिलेक्टेड वजीर आजम कहा गया। यह आगाज किसकी तरफ से था? वो तो इस असेंबली का पहला दिन था, इस हुकूमत का पहला दिन था। वजीर आजम पाकिस्तान की फर्स्ट स्पीच थी और उन्हें पहली तकरीर नहीं करने दी। सिर्फ ये नहीं हुआ, उसके बाद जॉइंट सेशंस 3 प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुए। तीनों प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस पे बदतरीन किस्म की हुल्लड़बाजी की गई। प्रेसिडेंट को तकरीर नहीं करने दी गई। प्रेसिडेंट तो फेडरेशन की अलामत है, वो जॉइंट सेशन को मुखातिब हो रहे हैं, पार्लियामेंट को मुखातिब हो रहे हैं, तो उनके साथ भी इस तरह का रवैया रखा गया। फिर बजट स्पीच, 4 बजट्स, अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो चारों बजट्स पे वजीर खजाना जिसने भी बजट पेश किया उसकी बात नहीं सुनी गई, उसे बात नहीं करने दी गई, हुल्लड़बाजी की गई, आवाजें कसे गए, नाराबाजी की गई। और फिर एहसास नदामत से हम सब के सर शर्म से झुक गए कि जो इस बजट स्पीच पे इन्होंने किया। मैं प्राइम मिनिस्टर की बैक वाली सीट पे बैठा था, मैंने खुद आवाजें सुनी, मुझे अफसोस हुआ, शर्म आया। मैं इस उम्र में उस तरह का जवाब नहीं दे सकता था। मैंने सीट छोड़ना मुनासिब समझा। प्राइम मिनिस्टर ने भी कान बंद करके तवज्जो हटा के वजीर खजाना की स्पीच सुनी। और सिर्फ यहां से नहीं सर, रिकॉर्ड भी मौजूद है, वीडियोस भी मौजूद हैं। 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट हुकूमती बेंचों से जख्मी हुए, एक खातून मेंबर पार्लियामेंट और एक हमारे फाजिल दोस्त अकरम चीमा साहब, दोनों जख्मी हुए। और दोनों जख्मी किस साइड से हमला आवर लोग हुए? अपोजिशन की साइड से हमला आवर हुए। वो किताबें फेंकी गई, वो सैनिटाइजर की बोतलें फेंकी गई, हुल्लड़बाजी की गई और ब्लेम हुकूमती बेंचों पे को किया गया।
तो ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हाउस में आज तक जितनी कन्फ्रंट्रेशन की सियासत हुई वो अपोजिशन की तरफ से हुई। जब भी बदमजगी हुई अपोजिशन की तरफ से हुई, और हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। और मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसका रोल क्या रहा पाकिस्तान की सियासत में। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पार्टी के मुंतखब वजीर आजम को कन्फ्रंट किया, अपनी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट को कन्फ्रंट किया, उसके खिलाफ इलाज किया, उस पे आलू, गंदे अंडे और टमाटर फेंके। सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकती। 88 में मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरा तजर्बा है, मैंने बदतरीन किस्म की कन्फ्रंट्रेशन नहीं देखी जो सूबाई हुकूमत ने फेडरेशन के खिलाफ की, उस वक्त की वफाकी हुकूमत के खिलाफ की, और उस वक्त की वजीर आजम पाकिस्तान शहीद मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती रही और उन्हें जिस तरीके से सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता रहा, बात यहां पे नहीं रुकती। इससे आगे बढ़े, फिर साजिशें की, प्रेसिडेंशियल ऑफिस से कन्फ्रंट किया, आर्मी चीफ से कन्फ्रंट किया। बात फिर भी यहां नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक प्लानिंग के तहत पूरे पंजाब से अपने कारकुन बुलाए गए, उन्हें पंजाब हाउस में ठहराया गया, उन्हें सरकारी खाने खिलवाए गए और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ आ रहा था। तो मुस्लिम लीग नवाज की तो तारीख भरी पड़ी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कन्फ्रंट्रेशन की सियासत वो समझते हैं कि हमने ये मुकाम ही कन्फ्रंट्रेशन की सियासत से हासिल किया है। आज वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश की। तो कम अज कम इन्हें अपने माजी पे भी नजर रखनी चाहिए, अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, और ये तल्ख हक़ाइक़ है, इन्हें तस्लीम भी करने चाहिए। बजट, जनाब स्पीकर, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, एक काश्तकार हूं और एक हकीकत पसंद भी हूं। जनाब स्पीकर, इन नामसाइद हालात में जब कोविड जैसा मूजी मर्ज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज अंडर स्ट्रेस हैं, मैं सिर्फ अपनी साइड की बात करना चाहता हूं कि एविएशन जो मेरा पोर्टफोलियो है, कि दुनिया में सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को 500 बिलियन का खसारे का सामना करना पड़ा। दुनिया की मुतहद बड़ी बड़ी एयरलाइंस ग्राउंड कर दी गई, उनके मुलाजमीन को 70% वर्कर्स को, मुलाजमीन को ले ऑफ कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कर्टेलमेंट की गई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना किसी को नौकरी से निकाला गया, ना किसी की तनख्वाह या अलाउंसेस में किसी किस्म की कर्टेलमेंट की गई, और ना ही इस तरह लोगों को ले ऑफ किया गया। 10% इजाफा, इस पे इतराज है। मैं वो दिन भी याद करवाना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में थी, 25% इजाफा किया गया हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। तो अपोजिशन साइड से खड़ा होकर हुकूमत को क्रिटिसाइज किया गया, कंडेम किया गया कि आप सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें किस हैसियत से बढ़ा रहे हो। तो हमने, ठीक है, अगर 15% नहीं बढ़ा सके तो इन नामसाइद हालात में कर्टेलमेंट भी नहीं की, किसी को ले ऑफ भी नहीं किया, तो 10% इंक्रीज तो की। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इससे भी बढ़ के सरकारी मुलाजमीन क्या, जब इस मुल्क में
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो यकीनन उसका फल तमाम अहले पाकिस्तान के लिए होगा। बजट के हवाले से जी कि व्हाट वी इनहेरिटेड इनटू 2018, सर करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन का था, जो कि हाईएस्ट एवर था। ट्रेड डेफिसिट $30 बिलियन, इंपोर्ट $50 बिलियन की और एक्सपोर्ट $24 बिलियन। एक्सपोर्ट जीरो ग्रोथ, 5 सालों में जीरो ग्रोथ थी। रिजर्व्स $18 बिलियन से कम होकर 9.7 बिलियन हो गए और फॉरेन डेट $25 बिलियन का हो गया। और सर्कुलर डेट मुझे आज भी याद, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई 2018 में, तो उस वक्त सर्कुलर डेट 475 बिलियन रुपीस था और 2018 में जब हुकूमत हमें दी गई तो उस वक्त सर्कुलर डेट 12,200 बिलियन रुपीस था। तो सर्कुलर डेट उनके दौर में बढ़ा। इसी तरह हमने अचीव क्या किया, सर कंपैरिजन कर लिया जाए कि हमने अचीव एक्सपोर्ट को किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके दौर में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, हमने स्पेशल इंसेंटिव दिया, सब्सिडीज दी, पावर सेक्टर में सब्सिडीज दी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट $24 बिलियन तक पहुंच चुकी। रेमिटेंसेस, ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में। तो आज हमारे रेमिटेंसेस 18 बिलियन से बढ़ के 28 बिलियन को टच कर रहे हैं और सिर्फ 3 सालों में एडिशनल 16 लाख मेहनत कशों को बाइज्जत रोजगार बैरूनी ममालिक में दिलवाया गया, जिससे हमारे रेमिटेंसेस बढ़े। तो ये एक बेटर साइड थी इकोनॉमी के हवाले से। जनाब स्पीकर, यहां पावर सेक्टर पे बात हुई, ठीक है उनकी एक्सपर्टीज होंगी मेरे फाजिल दोस्त की। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 1950s में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तश्कील दी गई, कॉन्स्टिट्यूट की गई, एस्टेब्लिश की गई और मकसद क्या था, वापडा बनाने का कि एक साइड पे बड़े डैम बनाए जाएं और वो डैम मल्टीपर्पज होंगे, पानी ज़राअत के लिए और बिजली सन्नत के लिए। जनाब स्पीकर, रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि 1970 के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बनने दिया गया, कोई नया डैम नहीं बना, जबकि सबसे सस्ती बिजली जिसे कहते हैं हाइड्रो पावर, सबसे सस्ती बिजली हाइड्रो पे है या सस्ती बिजली एटमी घरों की जनरेशन पे है। महंगी बिजली वो फर्नेस ऑयल पे भी है, वो एलएनजी पे भी है और वो कोल के प्रोजेक्ट्स पे भी है। तो इस मुल्क के साथ ज्यादती क्या हुई? इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती 94 से हुई, जब इस मुल्क में पहली बार आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट किए गए, महंगे एग्रीमेंट किए गए और उसकी वजह से हमारा पावर सेक्टर स्ट्रेस के अंदर आ गया, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेस के अंदर आ गई, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, हमारी एक्सपोर्ट कम होनी शुरू हो गई और उसकी वजह ये पावर सेक्टर था। अगर बड़े डैम बनाए जाते, अगर आईपीपीज की तरफ ना जाया जाता तो हो सकता है ये दिन हमें देखना ना पड़ता। तो इनकी बनाई हुई महंगी बिजली आज पाकिस्तान की अवाम पर बिजली बन के गिरी और उसके मुअज्जब भी ये थे, उसके मुहर्रिक भी यही थे। जनाब स्पीकर,
मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूं, मेरा जरिया मुआश एग्रीकल्चर है। पिछले 5 साल, मैं तो थोड़ा और पिछले जाना चाहूंगा कि जब से मुस्लिम लीग की हुकूमत आई और मुस्लिम लीग को 3 बार वजारत उज़्मा मिली और 6 बार जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का पंजाब, और जो पंजाब पाकिस्तान का फूड बास्केट कहलाता है, हमेशा इनकी पॉलिसीज इंपोर्ट की तरफ रही। सब्जियां भी इंपोर्ट, दालें भी इंपोर्ट, गंदम भी इंपोर्ट, तमाम ईटेबल्स इंपोर्ट। तो इनकी पॉलिसी में यह था, कभी प्रो किसान इन्होंने बजट नहीं दिया, कभी इन्होंने किसान को कोई रिलीफ नहीं दिया। गंदम की बात करते हैं कि गंदम की कीमत 5 सालों में 1200 से सिर्फ 1300 रुपए तक इन्होंने की। हमारी हुकूमत ने आते ही 1300 से 1800 रुपए सपोर्ट प्राइस की, जिसकी वजह से पंजाब का किसान खुशहाल हुआ, पाकिस्तान का किसान खुशहाल हुआ। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं समझता हूं कि मजीद इनपुट कास्ट पे सब्सिडीज की जरूरत है। जब हमारी इकॉनमी ग्रोथ करेगी तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और जो इन्हिसार है हमारा ईटेबल कमोडिटीज का इंपोर्ट पे, वो खत्म होगा या कम होगा। जनाब स्पीकर, यहां दौरान अपनी तकरीर के ऑपोजिशन लीडर साहब ने नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बात की कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। वो चाहते थे कि हमें ऐसा पाकिस्तान मिले जिसमें उसी तरह का हमारा इक्तदार हो, उसी तरह की लूट खसूट हो, उसी तरह कमीशन हो, उसी तरह हमारी टीटियां चलें, उसी तरह हम मनी लॉन्ड्रिंग करें, उसी तरह हमारी जायदादों में इजाफा हो। नया पाकिस्तान होगा तो ऐसे काम करने वाले का एहतसाब भी होगा, और ये एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होगा, हर किसी का होगा, हुकूमती बेंचों का भी होगा और अपोजिशन का। यकीनन जिन्होंने 3-3 बार वजारत उज़्मा और 6-6 बार वजारत आला इस मुल्क की एंजॉय की है, उन्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। मियाँ साहब ने एक बात बड़ी बबांगे दोल, बड़ा हाथ लंबा करके बात की कि हमने अराजी सेंटर्स दिए, हमने तमाम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया। जनाब स्पीकर, इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि करप्शन का एक मंबा पैदा किया और तमाम अराजी सेंटर्स में अगर लोअर लेवल पे करप्शन पटवारी करता था, तहसीलदार करता था, लेकिन जो करप्शन के रिकॉर्ड अराजी सेंटर्स ने तोड़े हैं उसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, मैं उसका विक्टिम खुद हूं कि मेरी और मेरे खानदान की 1000 कनाल जमीन जो कि अटक में थी, कंप्यूटर सेंटर्स ने प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर जेली इंतकाल करके तो हमें उस जायदाद से महरूम कर दिया, जो बाद में हमने उसे रेटिफाई करवाया। तो वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। उसकी वजह से आज का किसान इंतहाई परेशान भी है और उसका मुतालबा भी है कि इस किस्म के करप्ट अदारे जिनकी बुनियाद पिछले दौर में रखी गई थी उन्हें खत्म किया जाए। मियां साहब एक और बात भी फरमा के गए कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी के घुटने पकड़ने के लिए भी तैयार। मुझे पिछले दौर की एक जॉइंट सेशन हुआ, हम अपोजिशन में थे और उस जॉइंट सेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी एतजाज अहसन ने तकरीर की थी और उसमें उन्होंने फरमाया था, मियां साहिबान पर जब मुश्किल वक्त आता है तो ये पांव पड़ जाते हैं, गोडे गिट्टे छूने लगते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो इनके हाथ गिरेबां तक आ जाते हैं। ये किसके घुटने पकड़ने चाहते हैं? क्यों घुटने पकड़ना चाहते हैं? आज पाकिस्तान को जितने मसाइल का सामना है ये इन्हीं की वजह से है। आज अगर इस मुल्क में महंगाई है तो वो इन्हीं की वजह से है। और ये भी कहा गया कि रिंग रोड रावलपिंडी बनना चाहिए, यकीनन बनना चाहिए,
जरूर बनना चाहिए। 6 बार वजारत आला इनके पास रही, मुस्लिम लीग की हुकूमत के पास रही। 3 बार वजारत उज़्मा मुस्लिम लीग की हुकूमत के पास रहे। 35 साल इक़्तिदार में ये लोग रहे। 35 सालों में इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद को रिंग रोड क्यों नहीं दिया? इसका जवाब पिंडी और इस्लामाबाद के अवाम चाहते हैं इनसे, और उसका जवाब इन्होंने पिंडी और अवाम ने 2018 के इंतखाबात में इन्हें दिया कि पिंडी और इस्लामाबाद में लीग कोई एक सिंगल सीट नहीं जीत सकी। इंशाअल्लाह ताला ये रिंग रोड बनेगा, वाइंड अप प्लीज। हमारी दौर में बनेगा, इसी दौर में शुरू होगा, इसी दौर में पाया तकमील तक पहुंचेगा। जनाब स्पीकर, यही मेरी चंद गुजारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी वेरी मच जी जनाब।